बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी गाइडलाइन का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ द सिकल सेल डिजीज़ इन द प्रेगनेंसी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम जो पढ़ेंगे एक बैकग्राउंड नॉलेज मैं आपको थोड़ा सा इसका दूंगी, फिर हम प्री कंसेप्शनल केयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके बाद एंटीनेटल, इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम के ये मेन इसके टॉपिक हैं। सबसे पहले जो बैकग्राउंड नॉलेज है ना, इट्स सिकल सेल डिजीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड सिंगल जीन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होता है। बेसिकली ज़्यादातर ये अफ्रीका में कॉमन है और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर तो जो सिकल सेल अनीमिया है उसको हम HBSS कहते हैं। उसके अलावा इसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन भी होती हैं, जैसे कि अगर तो ये C हीमोग्लोबिन के साथ कम्बिनेशन में आएगी तो HbSC कहेंगे, अगर बीटा थैलासीमिया के साथ आएगी तो HbSB कहेंगे, और अगर इसके अलावा ये D, E और O अरैब के साथ भी आ सकती है। अगर इसका कम्बिनेशन जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन A के साथ होगा तो इसको ट्रेट कहेंगे, जो कि मोस्टली एसिम्टोमेटिक होती है, और इसके साथ UTI का और माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया का रिस्क होता है। ये कॉमन अनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है ना, जहाँ भी लो ऑक्सीजन आएगी वहाँ पे इसकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जो RBCs है ना वो रिजिड और फ्रेजाइल यानी सिकल शेप बनना शुरू हो जाते हैं, वो मोर प्रोन टू डैमेज होते हैं, और इसकी वजह से हीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है, और स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर वेजो ओक्लूजन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ये स्ट्रोक, फिर ब्रेन की अंदर स्ट्रोक हो जाएगा, और लंग्स के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, किडनीज के अंदर रीनल डिसफंक्शन, रेटिनल डिजीज़, लेग अल्सर और कोलिलिथियासिस और एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि प्री कंसेप्शन में आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने उसको एडिशनल रिस्क बताने हैं वुमेन को और बेबी को क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बच्चे को पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो सकता है, और मदर को रिपीटेड हॉस्पिटल एडमिशन होंगे ड्यू टू पेनफुल क्राइसिस, और मटर्नल मोर्टेलिटी भी हो सकती है, डिलीवरी बाय C सेक्शन, इन्फेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, APH, प्री क्लैम्शिया, PIH हो सकता है। ठीक है, तो आपने जो है ना वुमेन को जब एडिक्वेट कंट्रासेप्शन के बारे में ज़रूर डिस्कशन करनी है, और हमेशा ये सिकल स्पेशलिस्ट ही को ही करनी चाहिए। ठीक है, और जनरल प्री कंसेप्शनल केयर के अलावा आपने उसको बताना है कि वैक्सीनेशन कौन सी करवानी है, मेडिकेशन कौन सी यूज़ करनी है, और कौन सी क्राइसिस से कैसे बचना है। ठीक है, और उसको मेडिकल हेल्प के लिए ना हमेशा लो थ्रेशोल्ड उसने रखना है। ठीक है, आपने उसको इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी देनी है, उसको बताना है कि वो डिहाइड्रेशन, कोल्ड, हाइपोक्सिया, ओवर एग्जर्शन और स्ट्रेस से बचे, क्योंकि ये सिकल सेल क्राइसिस करवाते हैं। नोजिया वॉमिटिंग से प्रेगनेंसी में बचना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से क्राइसिस हो सकता है। वर्सनिंग ऑफ अनीमिया से बचना है, क्योंकि ये भी एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम करवाता है और डिफरेंट इन्फेक्शंस करवाता है। फीटल बच्चा रिस्क ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के रिस्क पे होगा, जिसकी वजह से उसको फीटल डिस्ट्रेस, इंडक्शन ऑफ द लेबर और C सेक्शन की नीड हो सकती है, और बेबी में सिकल सेल डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपने उसकी क्रॉनिक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी उसको असेस ज़रूर करना है, जैसे कि आपने उसकी एको ज़रूर करवानी है ताकि पता चल जाए पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं हो रही उसको, और हैवी विजिट पे ब्लड प्रेशर, यूरिन एनालिसिस ज़रूर चेक करना है, क्योंकि इसमें PIH का रिस्क ज़्यादा होता है, और RFTs LFT ज़रूर करवाने हैं। रेटिनल असेसमेंट करनी है, क्योंकि सिकल सेल डिजीज़ में प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी हो जाती है। इसके अलावा आयरन ओवरलोड को ज़रूर देखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है ना, तो आयरन ओवरलोड में ऑर्गन्स चले जाते हैं, तो एग्रेसिव आयरन चिलेशन करनी है प्रेगनेंसी से पहले, और रेड सेल एंटीबॉडीज़ के लिए भी चेक करना है। जेनेटिक स्क्रीनिंग की क्या प्रोसीजर है, तो आपने पार्टनर टेस्टिंग फॉर द हीमोग्लोबिनोपैथी ज़रूर उसको ऑफ़र करनी है, क्योंकि अगर वो कपल रिस्क पे होगा तो फिर उसकी अलहदा से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस और वैक्सीनेशन के बारे में उसको बताना है कि क्योंकि मोर प्रोन टू नज़ेरिया, मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन जैसे ऑर्गेनिज्म से मोर उनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपने डेली पेंसिलिन का उनका इंजेक्शन ज़रूर लगाना है। ठीक है, और अगर वो एलर्जिक है पेंसिलिन से तो आप उसको रिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। अगर वैक्सीनेशन किस किस की करवानी है, उसको H इन्फ्लुएंजा टाइप B, C, इसके अलावा नीमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन, और एनुअली आपने इन्फ्लुएंजा और फ्लू की वैक्सीन उसको ज़रूर लगवानी है। ठीक है, वाइटामिन उसको प्री कंसेप्शन कौन से देने हैं, 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड प्री कंसेप्शनली और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी देने हैं, और 1 मिलीग्राम फोलिक एसिड उसने थ्रू आउट द लाइफ लेने, क्योंकि इनके अंदर जो है ना हीमोलिटिक अनीमिया का रिस्क होता है, आयरन फोलेट डेफिशिएंसी हो जाती है। मेडिकेशन कौन सी आपने रिव्यू करनी है, जो हाइड्रोक्सी कार्बोमाइड है ना, हाइड्रोक्सी यूरिया, वो आपने 3 मंथ्स पहले स्टॉप कर देना, और AC इनहिबिटर भी स्टॉप कर देने।
एंटीनेटल केयर, अब जो कोई वुमेन जो भी आपके पास आती है एंटीनेटली, तो उसको हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम नहीं देखना, जिसमें ऑब्स्टेट्रिशियन, मिडवाइफ और हीमाटोलॉजिस्ट और इंटरेस्ट इन सिकल सेल डिजीज़ वाले शामिल होंगे, ठीक है। तो इसमें हीमाटोलॉजिस्ट ने उसका मेडिकल रिव्यू करना है और एंड ऑर्गन डैमेज के लिए देखना है, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन, ओवर एक्सर्शन, उसको उसके बारे में गाइड करना है। वॉमिटिंग से क्या बचे, और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन उसकी अगर प्रीवियसली नहीं हुई तो वो करवानी है। एंटीनेटल हीमोग्लोबिनोपैथी स्क्रीनिंग, अगर कोई वुमेन ने प्री कंसेप्शन केयर नहीं ली हुई तो उसकी आपने पार्टनर टेस्टिंग भी ज़रूर करवानी है। जाहिर सी बात है, जब 10 वीक्स पे हम उसको फिर फर्दर टेस्टिंग करवा सकते हैं कि अगर वो टर्मिनेशन करवाना चाहती है तो इन्वेसिव टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। मेडिकेशन आपने प्रेगनेंसी में उसको जो है ना कौन सी देनी है, उसको 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड देना है, आयरन सप्लीमेंटेशन देनी है, और इसके अलावा लो डोज एस्प्रिन देनी है, क्योंकि इनके अंदर रिस्क होता है पीएच और प्रीक्लैम्सिया का। अलबत्ता जो लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन है, जो ड्यूरिंग हॉस्पिटल एडमिशन है ना, तो तब आपने देनी है। एडिशनल जो एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स हैं वो उसमें आपने उसको बताना है कि रूटीन उसकी केयर है, और हर विजिट पे ब्लड प्रेशर और यूरिन एनालिसिस को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि इनमें अंदर पीआईएच का रिस्क होता है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है वो 7 to 9 वीक्स पे आपने वाइबिलिटी वाला करवा लेना है। 11 to 14 वीक्स पे रूटीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो स्कैन हम करवाते हैं वो करवाना है। 20 वीक्स पे नॉर्मली स्कैन करवाना है, और एवरी 4 वीकली अनटिल 24 वीक्स, और 2 वीकली लेटर ऑन आपने उसका सीरियल फीटल बायोमेट्री के लिए स्कैन करवाना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूटीनली रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है तो उसमें आप फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो इसमें जो ब्लड आपने मैचिंग करनी है ना, वो अदर रेसेस जैसे कि CDE और कैल टाइपिंग, इनके लिए भी करनी है, ताकि जो है ना वो कोई हिमोलिटिक अनीमिया ना हो सके, और साइटोमेगालो नेगेटिव होना चाहिए ब्लड। ये चार्ट दिया हुआ जिसके अंदर वही बातें डिस्कस हुई हैं जो हमने पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि आपने टॉप ऑफ ट्रांसफ्यूजन कब करनी है, कि अगर किसी पेशेंट को एक्यूट अनीमिया हो रहा है ड्यू टू ट्रांसिएंट रेड सेल एप्लेजिया हो गया, या स्प्लीनिक स्क्वेस्ट्रेशन हो गई है, या हेमोलिसिस की वजह से हो गया, तो फिर आप उसकी टॉप ऑफ ट्रांसफ्यूजन करोगे। मोस्टली ये कहते हैं कि हीमोग्लोबिन 6 से या अंडर 2 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हो जाए ना तो करनी है आपने। और जो अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है और स्ट्रोक है ना, इसमें हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑप्टिमल मैनेजमेंट पेनफुल क्राइसिस की आपने कैसे करनी है, एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अर्जेंसी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने उसको एमडीटी ने इसको देखना है, और आपने उसको ऑक्सीजन और फ्लूइड्स देने हैं, और थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये सबसे नीचे जो है ना आउटलाइन ऑफ मैनेजमेंट बताई हुई है, ये कर लें कि आपने सबसे पहले क्लिनिकल असेसमेंट कर ली, फिर उसको अगर सीवियर पेन है तो स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स जैसे कि मॉर्फिन देनी है, साथ में आप अगर वो 12 से लेकर 28 वीक्स तक है तो पैरासीटामोल और एनसेड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 28 वीक्स के बाद एनसेड्स नहीं देते, मोस्टली 32 वीक्स के बाद, क्योंकि ये वो प्री मेच्योर क्लोजर करवा देती है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस का। उसके बाद आपने उसको लग्जेटिव, एंटीप्यूरेटिक और एंटीएमेटिक्स भी देनी है, और उसके वाइटल साइन, रेस्पिरेटरी और सेडेशन वगैरह इनिशियली हाफ आवरली मोनीटर करनी है, फिर जब स्टेबल हो जाएगी तो 2 आवरली करनी है। उसको एनाल्जेसिया देते रहना है। रेस्पिरेटरी रेट अगर इन केस 10 से कम जाता है तो फ़ौरन जो है मॉर्फिन की एंटीडोट नोलैक्सोन लगा देनी है, और एनाल्जेसिया को मिट कर देना है। 2 to 3 डेज़ के बाद फिर आपने उसको ओरल पे शिफ्ट करना है, उसको डिस्चार्ज करना है और फॉलोअप के लिए बुलाना है। नेक्स्ट आ जाएगा कि अदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं और उसको कैसे ट्रीट करना है। मोस्टली जो अदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, वो है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, और अनीमिया है, और स्ट्रोक है, ठीक है। तो इसमें जो है ना हॉस्पिटल में ट्रांसफ्यूजन की थेरेपी की फैसिलिटी होनी चाहिए। जो तो अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है ना, वो 7 to 20% प्रेगनेंसी में होता है, और इसमें आपने वही IV एंटीबायोटिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह ही करनी है, ठीक है। और इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए फिर हमने उसको लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन भी देनी है। नेक्स्ट जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक में हमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें अर्जेंट आपने ब्रेन इमेजिंग करवानी है, और हीमाटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है। इसमें थ्रोम्बोलाइसिस की ज़रूरत नहीं होती। जो एक्यूट एनीमिया है उसको भी आपने जो है ना मोस्टली वो होता है अरिथ्रोवायरस इन्फेक्शन की वजह से, और इसलिए आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है। अरिथ्रोवायरस इन्फेक्शन क्या करता है कि वो रेड सेल मैचुरेशन को अरेस्ट कर देता है, और ए प्लास्टिक क्राइसिस करवा देता है, और रेटिकुलोसाइटोपीनिया हो जाता है। इसलिए फ़ौरन आपने इस ऐसे पेशेंट का ना रेटिकुलोसाइट काउंट करवाना है। और इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है अरिथ्रोवायरस इन्फेक्शन की, तो बच्चे को आपने जो है ना फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से एवेलुएट करवाना है।
आगे आ जाती है इंट्रापार्टम केयर। इंट्रापार्टम में ये कि टाइमिंग और मोड ऑफ डिलीवरी कौन सी होनी चाहिए। तो आपने जो है ना 38 वीक्स के बाद इलेक्टिव विजाइनल या सी सेक्शन ऑफ़र कर सकते हैं। विजाइनल बर्थ की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच ज़रूर करवाना है। और वुमेन जिसकी हिप रिप्लेसमेंट वगैरह हुई है ड्यू टू ए वास्कुलर नेक्रोसिस, तो उसमें पोजीशन ऑफ डिलीवरी वो आपने डिस्कस कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिमम केयर और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी होनी चाहिए। तो ऐसी जगह पर डिलीवरी करवानी है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन मैनेज हो सकें, क्योंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। एमडीटी ने इसको देखना है और आपने एडिक्वेट फ्लूइड और उसको पेशेंट को वार्म रखना है। कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करनी है। और जो होते हैं ना एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम और स्ट्रोक वगैरह, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है लेबर के अंदर। तो वो आपने उसके लिए जो है ना वो रिस्क फैक्टर को हमेशा ड्रेस करना है। रूटीन एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत नहीं है लेबर में, लेकिन अगर फीवर हो रहा है तो दे सकते हैं। मोड ऑफ एनाल्जीसिया वो कह रहे हैं कि आप उसको एनाल्जीसिया ऑफर कर सकते हैं, लेकिन आपने ना थर्ड ट्राइमेस्टर में ही उसकी एनेस्थेटिस्ट के साथ डिस्कशन रख देनी है। और पैथिडीन को अवॉइड करना है, रीजनल सी सेक्शन में दे सकते हैं। पोस्टमार्टम केयर क्या हो सकती है कि बच्चे का आपने कैपिलरी सैंपल के थ्रू टेस्टिंग करवानी है, क्योंकि उसमें भी रिस्क है सिकल सेल डिजीज़ का। और आपने मदर की 94 से ऊपर ऑक्सीजन रखनी है, उसको हाइड्रेशन और फ्लूइड वगैरह देने हैं। लो मोलेकुलर वेट हेपरिन आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद 7 डेज तक दे सकते हैं और सी सेक्शन के बाद 6 वीक्स तक आपने देनी है। और इसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन में वो कह रहे हैं कि आप पीओपीज़ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव और मायरीना ये उसको ऑफ़र कर सकते हैं। ये ईस्ट्रोजन कंटेनिंग जो है ना वो सेकेंड लाइन है। चलें, थैंक यू सो मच।